इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। तो फ्रेंड, जैसे हम ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के लेक्चर में चैप्टर 2 के अंदर सेक्शन 43 से पहले तक के प्रोविजंस हम कवर कर चुके हैं। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे सेक्शन 43 से लेकर सेक्शन 53 तक, और इसके बाद चैप्टर 2 का एक सेक्शन बचता है जो है आपका सेक्शन 53A, और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भागिक पालन से संबंधित है, पार्ट परफॉर्मेंस से संबंधित है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, डिटेल में। तो आज के सेशन में सिर्फ सेक्शन 53 तक के प्रोविजंस हम कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए एंड तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले बात करें सेक्शन 43। सेक्शन 43 क्या बात करता है? अपराधिकृत व्यक्ति द्वारा अंतरण जो अंतरित संपत्ति में पीछे हित अर्जित कर लेता है। दैट मीन्स कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी संपत्ति को, अर्थात संपत्ति कैसे होनी चाहिए, स्थावर, जो सेक्शन 38 से लेकर सेक्शन 53A तक है वो सिर्फ स्थावर संपत्ति की बात करता है। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की। तो यहाँ पर क्या है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की कोई ऐसा कथन किया जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में कि वह जो प्रॉपर्टी है उसी व्यक्ति की है। ठीक है, और उसको वह अंतरित करना चाहता है, बट वहाँ पर उस टाइम पे वह संपत्ति उस व्यक्ति की नहीं होती है। ठीक है, और बाद में क्या होता है, जब वह ऐसा कथन कर देता है अन्य व्यक्ति से, या फिर ऐसे संविदा कर लेता है कि मैं इस संपत्ति को बेचूंगा, अंतरित कर दूंगा, उसके बाद क्या होता है कि वह संपत्ति वास्तव में उसी व्यक्ति की हो जाती है। तो वहाँ पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी यह बताता है आपका सेक्शन 43। तो यहाँ पर जो एक डॉक्ट्राइन है, कौन सा? डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपेल। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जो स्टॉपेल है अर्थात विबंध का सिद्धांत से संबंधित यहाँ पर क्या लागू हो जाते हैं। ठीक है, जो विबंध का सिद्धांत क्या होते हैं ये हमने पढ़ा था एविडेंस एक्ट के लेक्चर में, सेक्शन 115 से लेकर 117 तक में। इसका अलग से हमने वीडियो बनाया था। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा है देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। तो यहाँ पर क्या है कि विबंध का सिद्धांत लागू हो जाता है, अर्थात विबंध का सिद्धांत का अगर समराइज करें यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि या यदि आप किसी व्यक्ति को कोई ऐसे संविदा कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई ऐसा कथन कर रहे हैं, तो बाद में उस कथन से आप मुकर नहीं सकते हैं। आपको वह उस कथन के अनुसार उस कार्य को करना ही होगा। ठीक है, ऐसा विबंध का सिद्धांत कहता है। यहाँ पे क्या है कि जहाँ कोई व्यक्ति कपटपूर्वक या भूलवश, कैसे, यहाँ पे दो चीजें बताई गई, या तो कपटपूर्वक ऐसा कथन कर रहा है या फिर भूलवश कर रहा है। तो कपटपूर्वक या भूलवश ऐसा व्यपदेश अर्थात ऐसा कथन करता है किसी अन्य व्यक्ति से कि जो स्थावर संपत्ति है उसको अंतरित करने के लिए वह प्राधिकृत है। ठीक है, और ऐसी संपत्ति को प्रतिफलार्थ अंतरित करने की प्रवंजना करता है या संविदा करता है। दैट मीन्स मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है ए नाम की, ठीक है ना, ए नाम की है भी या नहीं अभी ये डिसाइड नहीं है। ठीक है, यदि मान लीजिए कपटपूर्वक, मान लीजिए इसको पता है कि ये संपत्ति उसकी नहीं है ए की, फिर भी ये क्या करता है, बी नाम के व्यक्ति को इस संपत्ति को अंतरित करने का क्या कर देता है, एक कथन कर देता है, संविदा कर देता है। या फिर दूसरी कंडीशन में यहाँ पे देखें तो जो ए नाम का व्यक्ति है उसको ऐसा लगता है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो किसकी है, ए की है, और वो क्या करता है उस भूलवश के कारण बी को ऐसा कथन कर देता है या फिर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, संविदा कर लेता है कि उस प्रॉपर्टी को वह बी को अंतरित करेगा और ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि उस संपत्ति को अंतरित करने का यदि बाद में वह संपत्ति उस व्यक्ति की हो जाती है तो उस संपत्ति को देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए जो ए ने बी को क्या किया था, अपनी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए अर्थात अंतरित करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, और उस मान लीजिए ये प्रॉपर्टी जो थी उस टाइम पे ए की नहीं थी। तो यहाँ पर क्या होगा, इस प्रॉपर्टी को बी को ट्रांसफ़र करनी ही होगी। यहाँ पर विबंध का सिद्धांत लागू हो जाता है ए को। ठीक है ना, या तो इसके बराबर का पैसा देना होगा। ठीक है ना, तो अर्थात जो संविदा की गई थी बी से, तो बी ने उसके बिहाफ पे कहीं से पैसा लाया होगा, कुछ कार्य किया होगा उस पे। ठीक है, तो उसके लिए बी को रेमेडी क्या है कि उस संपत्ति को यह प्राप्त करने का हकदार हो जाता है। तो यहाँ पर जो ए नाम का व्यक्ति है, और मान लीजिए जो ये संपत्ति इसकी नहीं थी,
ठीक है, मान लीजिए कपटपूर्वक करता है और ये संपत्ति उसकी नहीं थी और फिर भी कथन कर देता है कि हाँ मैं इस संपत्ति को अंतरित करूंगा, और बाद में जो संपत्ति थी वो वास्तव में एक ही हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए है वो मना नहीं कर सकता कि मैं इस संपत्ति को नहीं ट्रांसफर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अब संपत्ति है वो ट्रांसफर करनी होगी बी को, बाद में यदि ए को ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, तो ये है आपका सेक्शन 43। यहाँ पर विबंध का सिद्धांत लागू हो जाता है, और विबंध का सिद्धांत के बारे में आपको लेक्चर मिल जाएगा मेरे चैनल पे। उसके बाद है सेक्शन 44। सेक्शन 44 क्या बात करता है कि एक सह स्वामी द्वारा अंतरण। मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी के दो या अधिक स्वामी हैं, ठीक है ना, दो या अधिक उसके ऑनर है उस संपत्ति के, तो वहाँ पर किसी एक के द्वारा यदि संपत्ति को अंतरित किया जाता है तो उसमें क्या प्रोसीजर होगा, क्या कैसा रहेगा, हित किसको मिलेंगे, ठीक है ना, कितने हित मिलेंगे, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है इसमें आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि एक सहस्वामी द्वारा अंतरण, जहाँ स्थावर संपत्ति के दो या अधिक सहस्वामियों में से एक के द्वारा अपने अंश या हित को अंतरित करता है, तो अंतरिती को उस संपत्ति में वहां तक सभी हित या कब्जा प्राप्त होगा जो उस अंतरक का था, या संयुक्त कब्जा रखने का अधिकार मिल सकेगा। संयुक्त कब्जा रखने का अधिकार कब मिलेगा, जब अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर ही उसको क्या करें, उसी मेंबर, अर्थात मान लीजिए अनडिवाइडेड फैमिली है, ठीक है ना, इसमें 10 लोग रहते हैं और इन्हीं में से क्या कर दिया जाए, इन्हीं में से किसी को अपने जो अंश है, ठीक है ना, मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति रहता है, बी नाम का व्यक्ति रहता है इसी परिवार के अंतर्गत, तो ए क्या करता है, अपने अंश क्या कर देता है, इसी परिवार में अंतरित कर देता है। तो यहाँ पर संयुक्त कब्जा रखने का अधिकार किसको है, बी को मिल जाएगा। बट यहाँ पर अनडिवाइडेड फैमिली नहीं है तो वहाँ पर संयुक्त कब्जा रखने का अधिकार नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, इसके 3 स्वामी हैं, ठीक है ना, ए बी और सी। तो यहाँ पर जो बी नाम का व्यक्ति है वो डी नाम के व्यक्ति को क्या करता है, अपने अंश अर्थात इसका जो भी हिस्सा रहा होगा उस प्रॉपर्टी में किसको ट्रांसफर कर देता है, बी को, अर्थात सॉरी डी को। तो यहाँ पर जो भी इसके राइट्स रहे होंगे, ठीक है ना, जो भी ड्यूटीज रही होंगी, जो भी लायबिलिटी रही होगी इस संपत्ति से रिलेटेड, अर्थात जो भी इसका हिस्सा रहा होगा उस संपत्ति में, ये सारी चीज़ें किसको प्राप्त हो जाएंगी, डी को। बाकी जो ए की और सी की, इसमें जो भी हिस्सा रहा होगा उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये बताता है आपका सेक्शन 44, अर्थात बी को, अर्थात जिसने अपने हिस्से की संपत्ति को बेचा है, ट्रांसफ़र किया है, उसी के जो राइट्स होंगे, लायबिलिटी होंगी, ड्यूटीज होंगी उस संपत्ति से रिलेटेड, तो वो किसको ट्रांसफ़र हो जाएंगी, अंतरित, अर्थात जो ट्रांसफ़र, जिसको ट्रांसफ़र किया गया है। उसके बाद यहाँ पर कि यदि अंतरिती अर्थात जिसको ट्रांसफ़र किया गया है अविभक्त कुटुंब के निवास गृह का सदस्य नहीं है, ठीक है ना, ऊपर जब हमने बताया था संयुक्त कब्जा रखने का अधिकार से संबंधित, तो यहाँ पर क्या है कि यदि उसका सदस्य नहीं है, मेंबर नहीं है अनडिवाइडेड फैमिली का, तो वहाँ पर संयुक्त कब्जा रखने का अधिकार नहीं होगा, उसको हकदार नहीं होगा, वह मात्र विभाजन का हकदार होगा। दैट मीन्स यदि जो संपत्ति है, अर्थात ए बी और सी की जो संपत्ति है, बी ने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, अब यहाँ पे बी का राइट जो भी था उस संपत्ति से रिलेटेड वो खत्म हो जाता है और इसकी जगह कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो यहाँ पर ए डी और सी ये तीनों का क्या हो जाएगा, इनका हिस्सा हो जाएगा उस संपत्ति में, और बी यहाँ से हट जाएगा क्योंकि उसने अपनी जो संपत्ति थी, जो भी उसका हिस्सा था, उसने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया डी को। तो ये है आपका सेक्शन 44। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि अनडिवाइडेड फैमिली का सदस्य नहीं होगा, ठीक है ना, अंतरिती, तो वहाँ पर उसे सिर्फ विभाजन का हकदार होगा, ठीक है ना, वह विभाजित कर सकता है उस संपत्ति को अपने हिस्से की, उसको मेंटेन कर सकता है, उसके जो भी लायबिलिटी है, ड्यूटीज है उस संपत्ति से रिलेटेड वो क्या कर सकता है, वहाँ पर वहन कर सकता है। उसके बाद सेक्शन 45। सेक्शन 45 क्या बात करता है, प्रतिफलार्थ संयुक्त अंतरण, जहाँ स्थावर संपत्ति दो या अधिक व्यक्तियों को अंतरित की जाती है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, अब ये एक व्यक्ति की है, ए नाम के व्यक्ति की, अब ये क्या कर रहा है, अपनी संपत्ति को डिवाइड कर देता है 3 पार्ट्स में और 3 लोगों को भी यहाँ पे संपत्ति दे देता है, बी सी और डी को, ठीक है। तो यदि कोई संविदा ना हो, अब मान लीजिए इनके बीच में कोई भी संविदा नहीं है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो उस संपत्ति में हितों के क्रम से हकदार होंगे जो उन्होंने राशि लगाई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर किस
हित में ये प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए किस अंश में ये प्रॉपर्टी ये प्राप्त करेंगे, तीनों बी और सी डी, ठीक है। तो यहाँ पर जो बी है, मान लीजिए 5 लाख लगाया है, तो और ये 4 लाख लगाया है, ये 2 लाख लगाया है, ठीक है। तो इस जो भी राशि लगाई है उसी के आधार पर इनको प्रॉपर्टी यहाँ पर दी जाएगी। उसी जो भी यहाँ पे इनका क्रम है, ठीक है ना, क्रम से 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख, तो इसी क्रम में इनको ये प्रॉपर्टी सेल की जाएगी, उसी प्रॉपर्टी में इनको हित मिलेगा, ठीक है ना। यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यदि मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसी के बेस पे उनको जो भी संपत्ति, जो भी हिस्सा होगा उनको प्राप्त होगा। बट यहाँ पर यदि उनके बीच कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो वहाँ पर उसमें संपत्ति में हिस्सा कैसे प्राप्त होगा? जिस प्रकार से उन्होंने राशि लगाई है, पैसे लगाए हैं, उसी प्रकार से उनको क्या होगा, उसी के आधार पर उनको संपत्ति प्राप्त होगी उनको। यह है आपका सेक्शन 45। अब यहाँ पर तो क्या था कि 2 से अधिक अंतरित थे, लेकिन यहाँ पर सेक्शन 46 की बात करें तो यहाँ पर 2 या अधिक अंतरक है, अर्थात 2 या अधिक ऑनर हैं किसी संपत्ति के, और उसको ट्रांसफर कर रहे हैं किसी एक व्यक्ति को। तो सुभिन्न हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रतिफलार्थ अंतरण, अर्थात कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, इस पर किसका हित है? 3 व्यक्तियों को, मान लीजिए ए, बी और सी। अब ये तीनों मिलकर इस प्रॉपर्टी का जो भी इनका हिस्सा रहा होगा, ठीक है, तो वो सारी जो प्रॉपर्टी थी वो किसको सेल कर रहे हैं? डी को सेल कर रहे हैं, डी को अंतरित कर रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ की स्थावर संपत्ति में भिन्न भिन्न व्यक्तियों का हित हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इस संपत्ति तो एक ही है, मान लीजिए, ठीक है ना, इसमें 3 व्यक्ति का हिस्सा था, और तीनों ने क्या किया है, एक साथ किसी एक व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि संविदा ना हो, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट यदि इनके बीच में नहीं है, तो जो भी इस संपत्ति को बेचने के बाद जो भी पैसे मिले हैं, तो किस प्रकार से इनमें डिवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, जैसा को ऊपर हुआ था कि जैसा पैसे मिले हैं, ठीक है ना, उसी के हिसाब, जैसे पैसा दिया गया था अंतरिति के द्वारा, उसी के आधार पर उनको उतना हिस्सा मिलेगा। बट यहाँ पे क्या है, वहाँ पर तो हिस्सा मिलना था उस प्रॉपर्टी में, यहाँ पर क्या है कि जो पैसे मिले हैं उसको डिवाइड करना है। किसमें? जो पहले एक्चुअल ऑनर थे, पहले वाले। तो वहाँ पर क्या होगा, यदि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो जो भी जिनका हिस्सा रहा होगा, ठीक है ना, ए का जितना हिस्सा रहा होगा, बी का जितना हिस्सा रहा होगा, सी का, तो उसके हिस्से के आधार पर, ठीक है ना, उस प्रॉपर्टी के आधार पर उनको पैसे मिलेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए ए का ज़्यादा था तो उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, बी को थोड़ा कम था, बी ए से, तो कम मिलेंगे पैसे, ठीक है ना। ऐसे वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा मनी को। तो ये हो गया, यहाँ पर 2 या अधिक अंतरक हैं, अर्थात जिन्होंने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है। और सेक्शन 45 की बात करें तो वहाँ पर 2 से अधिक अंतरती हैं, अर्थात जिसने प्रॉपर्टी प्राप्त किया है, जिसको ट्रांसफ़र की गई है। उसके बाद नेक्स्ट जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो क्या है, संपत्ति संबंधी वाद के लंबित रहते हुए संपत्ति का अंतरण। दैट मीन्स अब ऐसी कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, ऐसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना है जिस पर कोई केस चल रहा हो, केस, ठीक है, न्यायालय में, ठीक है ना, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, इस पे कोई डिस्प्यूट है, किसके बीच? ए और बी के बीच, ठीक है। ये कहता है कि मैं इसका कब्जा रखता हूँ, ठीक है ना, इस पर, इस प्रॉपर्टी पर, और इस प्रॉपर्टी पर कई सालों से रह रहा है। और बाद में बी आता है, ठीक है, और बी क्या करता है, कहता है कि इस पर मेरा कब्जा है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच डिस्प्यूट हो जाता है इस प्रॉपर्टी को लेकर। तो एक क्या सोचता है कि मैं इस प्रॉपर्टी को क्या कर देता हूँ, सेल कर देता हूँ, ठीक है ना। तो बी ने जो किया था, क्या किया था, केस संचित कर दिया था, वहाँ पर केस फाइल हो गया था कोर्ट में। और ए क्या चाहता है कि मैं इस प्रॉपर्टी को सेल कर दूँ। तो यहाँ पर ए जो है उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में बताया गया है सेक्शन 52 में। यदि किसी संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का वाद भारत के किसी भी न्यायालय में लंबित है, ठीक है ना, तो किसी भी संपत्ति से रिलेटेड कोई भी केस यदि भारत के किसी भी न्यायालय में पेंडिंग में है, ठीक है ना, उसका निर्णय नहीं आया है, जजमेंट नहीं हुआ है, तब तक उस संपत्ति को तभी अंतरित किया जा सकता है जब ऐसा न्यायालय द्वारा उस संपत्ति को अंतरित करने, व्ययनित करने का निर्देश दे, ठीक है ना। तो जब तक कोर्ट ऐसा निर्णय नहीं देता है, ठीक है ना,
अर्थात ऐसा डायरेक्शन नहीं देता है, निर्देश नहीं देता है कि उस संपत्ति को आप बेच सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, बेनियत कर सकते हैं, ठीक है ना, तब तक उस संपत्ति को नहीं बेचा जा सकता है और ना ही उसको अंतरित किया जा सकता है, ना ही उसको बेनियत किया जा सकता है कि आप किसी व्यक्ति को दे दें और उसके बाद उससे पैसे ले लें और पैसे खा जाएं, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या होगा कि जब तक न्यायालय ऐसा डायरेक्शन नहीं देता है तब तक उस संपत्ति को ना ही अंतरित किया जाएगा, ना ही कुछ किया जाएगा, ठीक है ना। वो प्रॉपर्टी वैसी की वैसी ही रहेगी। तो ये बताता है आपका सेक्शन 52। उसके बाद आता है आपका सेक्शन 53। सेक्शन 53 क्या बात करता है? कपटपूर्ण अंतरण। 53 कपटपूर्ण अंतरण, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कपटपूर्ण शब्द है इसको परिभाषित किया गया है आईपीसी सेक्शन 25 में, ठीक है। तो वहाँ पर सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग कपटपूर्ण का मतलब क्या होता है कि गलत इंटेंशन से कोई ऐसा कार्य करना जिससे किसी ऐसे व्यक्ति को ठीक है ना, किसी ऐसे व्यक्ति को फायदा हो जिसको ऐसा फायदा नहीं होना चाहिए था, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को नुकसान हो जाना जिसको ऐसा नुकसान नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये कहलाता है कपटपूर्ण। यहाँ पर क्या बताया गया है? कपटपूर्ण अंतरण। तो यहाँ पर क्या है कि गलत इंटेंशन से कोई ऐसा अंतरण कर देना, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पे प्रोविजन किया गया है सेक्शन 53 में। यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझिए। सबसे पहले तो मान लीजिए ए है, ठीक है, इसको कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो ये गया बी के पास और यहाँ पर बी से इसने कुछ उधार पैसे लिए, लेकिन बी ने क्या कहा कि सिक्योरिटी के तौर पर कुछ मेरे पास रख के जाओ। तो यहाँ पर क्या किया, जो ए है उसने अपनी प्रॉपर्टी की कागजात इसके पास रख दिए बी के पास एज अ सिक्योरिटी, ठीक है ना। तो यदि इसने ए ने उसका पैसा नहीं चुकाया तो बी के जो प्रॉपर्टी है उसको सेल करके अपना पैसा ये प्राप्त करेगा। अब यहाँ पे जब डेट आई, ठीक है ना, पैसे चुकाने की, तो ए ने पैसा नहीं चुकाया, बट यहाँ पे जो इसकी प्रॉपर्टी थी उसने किसको, सी को सेल कर दी, अर्थात अंतरित कर दी, और सी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है कि ये प्रॉपर्टी जो है इसके पास गिरवी रखी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ए ने जो ट्रांसफ़र किया है सी को वो तो वैलिड है, ठीक है ना, पूरी तरह से वैध है, लेकिन यहाँ पर जो है जो बी है उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, रोकने के लिए, अर्थात इससे जो भी इसके पास रखा गया था, ठीक है ना, ए ने क्या किया था, अपनी प्रॉपर्टी कागजात वगैरह जो भी था उसका कब्जा किसके पास दिया था, बी के पास गिरवी रखा था। और यहाँ पर क्या है कि जो बी है उसके पास क्या रेमेडी है कि जो भी प्रॉपर्टी अंतरित की गई है सी को, वो क्या कर सकता है, उसके लिए केस दायर कर सकता है कि उसको शून्यकर्णी घोषित किया जाए, अर्थात उसको वॉइडेबल घोषित किया जाए जिससे उसका पैसा रिकवर हो सके। तो यहाँ पर क्या है कि स्थावर संपत्ति का हर एक ऐसा अंतरण, ठीक है ना, यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की जा रही है कि हर एक ऐसा अंतरण जो अंतरक के लेनदारों को विफल करने या उन्हें देरी कराने के आशय से किया गया हो। दैट मीन्स ए ने जो किया था ट्रांसफ़र सी को, वो किसको, बी को करना चाहिए था, ठीक है ना। इसने प्रॉपर्टी जो भी पैसा लिया था उसने नहीं चुकाया, तो यहाँ पर बी को उसका पैसा चुकाना था, लेकिन इसने नहीं चुकाया, कपटपूर्ण अंतरण कर दिया सी को। तो यहाँ पर क्या है कि किसी भी लेनदार के विकल्प पर शून्यकर्णी होगा। तो यहाँ पर लेनदार कौन था, लेनदार था बी, ठीक है, इसने पैसा दिया था, इसको पैसे किसको प्राप्त करने थे, बी को, लेकिन इसको प्राप्त नहीं हुए। तो यहाँ पर जो बी है वो केस फाइल कर सकता है कि उसमें जो भी अंतरण किया गया है उसको शून्यकर्णी घोषित कर दिया जाए। परंतु इस धारा की कोई उपधारा की कोई बात किसी सद्भावपूर्ण प्रतिफल अंतरित के अधिकारों का ह्रास नहीं करेगी। यहाँ पर इस प्रोवाइजो में बताया गया है कि ये जो अंतरिती है उसने क्या किया है, अंतरिती मतलब जिसने उस प्रॉपर्टी को प्राप्त किया, अर्थात जो बी था उसने सी को ट्रांसफर किया था, तो यहाँ पर सी कौन कहलाएगा, अंतरिती कहलाएगा। तो यहाँ पर यदि सी ने जो ट्रांसफर ऐसा किया गया है वो सद्भावपूर्ण किया गया है, ठीक है ना, सद्भावपूर्ण सब प्रतिफल किया गया, इसने पूरा जो प्रतिफल था, ठीक है ना, उसी के बिहाफ पे इसने किया है। इसने सारा पैसा जो भी ट्रांसफर करा था उसने बी को दे दिया और उसकी प्रॉपर्टी पर इसने कब्जा कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके कोई भी अधिकार का ह्रास नहीं होगा, ठीक है ना, इसके अधिकारों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बताता है यह प्रोवाइजो। उसके बाद इस उपधारा की कोई बात दिवाला संबंधी किसी विधि के पर प्रभाव नहीं डालेगी। दैट मीन्स जो दिवालिया संबंधी जो भी विधि है उस पर इस उपधारा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेक्शन 53 का, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताएगा इसमें
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन।